Following is the trial balance of Tulip Enterprise for the year ended 31st December 17। अब खामोश हो जाए, ये समराइज ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड 31 दिसंबर 2017। यहां से एक बात तो वाज़ेह होगी कि कॉस्ट ऑफ सेल मिलने वाली है यहाँ, और ये सवाल आसान होता है क्योंकि डायरेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट, इसका मतलब है इसकी कहीं एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी होगी, यहाँ सामने गिवन भी है। ड्राइंग्स है कॉस्ट ऑफ सेल, अब मिल गई, सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल एंड पावर, बैड डेट्स, रेंट एंड इंश्योरेंस, रिपेयर, फाइनेंशियल चार्जेस। 12%। ये एक दो टाइप के क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हुए हैं इस टाइप के। उसके बाद कैपिटल सेल्स मिसलेनियस इनकम, while carrying out the physical inventory count at year end following matters were identified। कहते जब हमने जाकर फिजिकल स्टॉक देखा तो कुछ पता चला, goods costing 1 million were slightly defective, these can be sold ₹1130 after incurring cost 200,000। कहता ये हमें पता चला, हम चेक कर लेते हैं, अगर इसकी एनआरवी कम हुई तो कर देंगे, नहीं हुई तो कुछ नहीं करेंगे। फिर कभी कभी वो धोखा दे सकता है, अभी तो वो धोखा नहीं दे रहा, तो हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट 1000 है और एनआरवी कितनी है 1130 माइनस 200, कितना 930। हमारा एनआरवी लॉस कितना आ रहा है, तो 70 से हम क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्योंकि साथ वो रिवीजन भी कर लेते, एनआरवी लॉस की तो एंट्री पास करते ही नहीं, तो आपने क्यों करवाई। पीरियोडिक में एनआरवी की एंट्री, एनआरवी लॉस की एंट्री पास करते हैं, तो परपेचुअल में करते हैं, ऐसा ही है। अगर आफ्टर फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स अगर एनआरवी लॉस का पता चले तो फिर पीरियोडिक में भी करते हैं। साल अकाउंट्स मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल जाए तो फिर एंट्री पास, और अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले तो ये हमारा अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं, बाद में हमें पता चला है, इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि एक इन्वेंट्री हमारी खराब थी, तो तब चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल हो, ये एंट्री पास होती है। तो ये जा किधर रहा है जी, कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड हो रहा है और इन्वेंट्री में से जाकर माइनस हो जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग 670 परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 28 दिसंबर 2017 बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या था, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की, तो कर लेते हैं रिकॉर्ड। एक तो नॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर से वो कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड कर चुका है, और कॉस्ट ऑफ सेल भी तो गलत होगी क्योंकि उसमें परचेज रिटर्न लिखनी थी, वो लिखी ही नहीं। एक तो नॉर्मल परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे ना हम, अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न कितनी अमाउंट से। अच्छा, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज रिटर्न का क्या मतलब हुआ, कितनी अमाउंट से, ये तो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर। फिर दूसरा जो कॉस्ट ऑफ सेल हमारी गलत हुई है उसको भी तो ठीक करेंगे, इन्वेंट्री कम करेंगे ज्यादा, इन्वेंट्री हम कम करेंगे, डेबिट करें क्रेडिट, क्रेडिट, तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितनी अमाउंट से। अब इंटरेस्टिंग बात, आई कैप ने जब इसका सोल्यूशन भेजा था तो आई कैप ने ये एंट्री आई कैप नहीं पास करता, आई कैप डायरेक्ट प्लस माइनस करता है। तो आई कैप ने अकाउंट पेएबल में से 70 माइनस किया हुआ था और इन्वेंट्री से भी 70 माइनस किया हुआ था बस, और आई कैप ने कुछ नहीं किया हुआ था क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो गया,
अब क्योंकि ज्यादातर लोग ना आई कैप कॉन्सेप्ट की तरफ कम जाते हैं, वो सोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्या कैसे हल किया हुआ, और फिर आगे समझाने की वही कोशिश करते हैं। अब इस तरह से तो क्या बन रहा था, अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री, क्योंकि ये तो बात नजर ही नहीं आ रही थी दरमियान में। अब लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आई कैप ने पता नहीं क्या किया है कि अकाउंट पेएबल से भी माइनस किया है और इन्वेंट्री में से बेसिकली जो कैंसिल हो गया वो आई कैप ने ऑब्सोलीट कर दिया, खत्म कर दिया, और अकाउंट पेएबल से 670 माइनस कर दिया और इन्वेंट्री में से 670 माइनस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करे माइनस करे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट, a machine costing 450 was received on 1st October against 100% advance payment। आपने एक मशीन जिसकी कॉस्ट 450 थी, आपने उसका एडवांस दिया हुआ था। ये एंट्री हमारे चैप्टर नंबर 6 में भी लिखी हुई है। जब एडवांस दिया हो तो उसके बदले मशीन आ जाए, उसकी एंट्री क्या होती है, मशीन डेबिट, एडवांस क्रेडिट, क्योंकि कैश तो दे नहीं रहे ना, एडवांस दिया हुआ हो तो अगर एडवांस के बदले मशीन आ जाए तो फिर एडवांस खत्म कर देते हैं मशीन। अब वो क्या कहता है, आपके पास मशीन आ गई है 1 अक्टूबर 2017 को और आपने उसका 100% एडवांस दिया हुआ था। द एडवांस हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवॉइस। अभी तक हमने उसकी एडजस्टमेंट तो कर देते हैं, क्या करेंगे, मशीन को कर देते हैं डेबिट, एडवांस या प्री पेमेंट्स को कर देंगे कितनी अमाउंट से, और अब ये कहां कहां जा रहा है, मशीन में ऐड और प्री पेमेंट में से डेप्रिसिएशन का भी तो मसला आएगा। 1 अक्टूबर को ये काम हो चुका है, तो 1 अक्टूबर से लेकर हमारा ईयर एंड क्या है, दिसंबर, 3 महीने। तो डेप्रिसिएशन का रेट कहीं बताया हुआ है, एंड पे बताया होगा, अगर ऊपर नहीं बताया हुआ तो। प्रॉपर्टी प्लांट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, बाकियों को तो हम डेप्रिशिएट करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, अक्यूमुलेटेड एक्शन, लेकिन इसमें से जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही पहला पहला साल अभी। तो इसकी डेप्शन ले लेते हैं 450 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्या कह रहे हो कितनी आ रही है, 16.875 मिलियन में कर रहे हैं ना। अब ये जा किधर किधर है, डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड हो जाएगा और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में भी जाकर ऐड हो जाएगा। और वो डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल लेनी है वो भी लेनी है, वो ऊपर वाले एसेट्स पे लेंगे, इसको प्लस करने से पहले डेप्शन ले लेनी क्योंकि इसकी डेप्शन तो अलग लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया एडजस्टमेंट नंबर 3। 1 October 17, 50% advance received for an annual maintenance contract of ₹480 were credited to miscellaneous income. Remaining amount would be received at the end of the contract. Services are rendered evenly throughout the contract period. Evenly throughout का मतलब होता है हर महीने बराबर बराबर काम हो रहा है जी। 1 अक्टूबर 17 को पैसे मिले, ये 480 है, ये एक 50% है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। पढ़ के बताएं, 50% एडवांस रिसीव्ड फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹480। हमें मिले कितने, 240 मिल गए। अब हमने ये देखना है कि 240 है, ये साल के हैं या 6 महीने के, हमने देखना यह है कि हमें 6 महीने का हक बनता है, 6 महीने से ज्यादा या 6 महीने से कम। अगर 6 महीने से ज्यादा बनता है तो जो ज्यादा होगा वो अक्रूड इनकम होगी, और अगर कम बनता है तो फिर प्रीपेड होगा। हमें 240 मिला हुआ है और हमने किस में लिखा हुआ है, मिसलेनियस इनकम के अंदर। 1 अक्टूबर को हमें 6 महीनों के पैसे मिले, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो बनते हैं 3 महीने। इसका मतलब है 240 के अंदर जो इनकम में लिखे हुए हैं वो 120 एडवांस भी है
हमने क्या करना है, वो जो 120 एडवांस है वो इनकम में से माइनस करके करंट लायबिलिटी में लिख देना, क्योंकि 480 पूरे साल का वैल्यू है और हमने कितने लिए हुए हैं 50%, तो 50% साल में से 6 महीनों की मिल गए, हमारा हक कितना बनता है 3 महीनों का, तो 3 महीने इनकम में रहने देते हैं, बाकी इनकम में से माइनस, मिसलेनियस इनकम में से माइनस, और जाकर करंट लायबिलिटी में अनअर्न्ड या अक्रूड के नाम से लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम। कितनी वैल्यू है 120, इनकम में से माइनस कर देंगे और अनअर्न्ड इनकम में करंट लायबिलिटी में जाकर ऐड कर देंगे। उसके बाद है जनाब नंबर 4, मेंटेनेंस सर्विस फॉर 150 वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2017 बट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी। 150 की हमारी सर्विस रेंडर्ड हो चुकी है दिसंबर के अंदर, हमारे साल के अंदर, लेकिन पैसे आगे जाकर मिल रहे हैं, तो दिसंबर तक इसे क्या माने एक्रूड इनकम। क्या माने एक्रूड इनकम का क्या करेंगे, इनकम में ऐड करंट एसेट, इनकम में ऐड, और ये जो हम एंट्री पास कर रहे हैं ना, ये आपके चैप्टर नंबर 4 की ईयर एंड वाली एंट्री पास करते हैं हम। तो क्या इनकम में ऐड करेंगे तो इनकम क्रेडिट और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 150 से, तो अक्रूड इनकम में करंट एसेट में ऐड और मिसलेनियस इनकम में भी ऐड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द लोन, ये इंटरेस्टिंग एंट्री आ रही है और ये दूसरी दफा एंट्री आई है, 2 एंट्रीज टोटल है इसकी। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन अरियर 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। ओके, इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2016, क्वार्टर का क्या मतलब होगा, कहता है जो है ना उसका जो अक्कर हो चुका है, हैज क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट, वो आपने लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब लोन अकाउंट में ऐड कर दिया। ये वो 3 महीने जिसका अक्कर हो चुका है पे नहीं हुआ, अक्कर हो चुका है पे नहीं हुआ, तो क्या उसको लोन अकाउंट के अंदर ऐड कर दें या एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिखें या इंटरेस्ट पेबल के नाम से लिखें। देखिए दोबारा सुने, कब कब हमने पे करना होता है, 1 अप्रैल को भी पे हो जाएगा, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से पहले वाला पे हो गया, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का अकर्ड बट नॉट। अच्छा, उसकी एंट्री अगर अकर्ड बट नॉट पेड होना तो उसकी असल एंट्री क्या बनती है, असल एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट, उसने क्या कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके लोन क्रेडिट कर दिया, ये गलती हुई है बेसिकली। जब वो कह दिया, अब सुने, अगर तो साइलेंट होता तो ये एंट्री बननी थी, अगर साइलेंट होता तो ये एंट्री बननी थी, अब वो साइलेंट नहीं है, उसने कहा है लोन को क्रेडिट कर दिया। जब वो ये कहे ना लोन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है उसने इसको क्रेडिट करने की बजाय लोन को क्रेडिट किया है, ये उसने लिख दिया है। जब वो खुद कह दे क्रेडिट टू दिस, इसका मतलब है वो डेबिट कर चुका है, क्रेडिट गलत कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, लोन को कर देंगे डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। अब अमाउंट का मसला आ गया, ये तो पता चल गया, लेकिन अब अमाउंट का मसला आ गया। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, वापस चलें जरा, इंटरेस्ट है कितना 12%, ये तो साल का 12% है, तो क्वार्टर का कितना बनेगा, क्वार्टर का कितना बनेगा, 4 पे डिवाइड करेंगे या 3 पे, 4 पे। क्वार्टर का इंटरेस्ट कैसे बनेगा, 4 पे डिवाइड किया, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊं तो इस 5150 के अंदर क्वार्टर का इंटरेस्ट शामिल है, तो ये 100% है, ये 103% है, इसके अंदर 3%
इंटरेस्ट भी शामिल है, क्योंकि उसने कहा लोन को क्रेडिट किया हुआ है। तो मैं क्या करूं, 5150 को 103 पे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, असल लोन। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ लगी? तो 150 इस यहां से निकाल के कहां ले जाएंगे, यहां से 150 माइनस कर देंगे और यहां पर 150 ऐड कर देंगे। 103 कैसे, ये तो हमें पता है ना, जब किसी अमाउंट के अंदर कोई चीज प्लस माइनस हो तो 100% नहीं होती। उसने खुद कहा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जाकर देखें कि इसके अंदर लोन क्वार्टर का क्रेडिट किया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द क्वार्टर हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। इसका मतलब है इसके अंदर लोन के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। कितना शामिल है, 3 महीनों का, 12% साल का है, तो 3 महीनों का कितना होगा, 3%। तो इसका मतलब है जो 5150 अमाउंट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर 3% इंटरेस्ट भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे, वही गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय, तो ये असल में 103% है। 100% इसके अंदर लोन है और 3% इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट को साइड पे किया, तो लोन में से 150 माइनस कर देंगे, और अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो एंट्री पास पहले ही कर चुके हैं, लोन में से माइनस और एक्रूड इंटरेस्ट में या अदर पेएबल में ऐड। इसमें 2 ही एंट्रीज कमाल है, इसलिए ये सवाल पेपर में 2 सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक डेल्टा वाला, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 11 है या 12 है, और एक ये वाला क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद है, ये तो आपकी पुरानी जानी पहचानी एंट्री, एनुअल इंश्योरेंस 8 लाख। अच्छा, ये है कि इसके अंदर शामिल, कभी वो कहता है प्रीपेड के अंदर शामिल है, कभी वो कहता है रेंट एक्सपेंस के अंदर शामिल। 800 फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज्ड बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट हेड एंड ऑनर्स फैमिली। प्रीमियम परटेनिंग टू द ऑनर फैमिली इज 200। तो सीधा सीधा माइनस करके ड्राइंग्स में लिख देंगे। कहां से माइनस करना है, 800 से या रेंट एंड इंश्योरेंस से, रेंट एंड इंश्योरेंस से। और पॉलिसी जा कहां तक रही है, इसका मतलब है 800 में से तो 200 थी ड्राइंग्स, बाकी बच गया 600, और 600 में से 6 महीने एडवांस है, 600 में से, इसका मतलब है 300 प्रीपेड है। तो हम क्या करें, एक तो ड्राइंग्स डेबिट कर दें, कितने से, और एक प्रीपेड डेबिट कर दें, और रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस में से 500 माइनस कर दें। अलग अलग एंट्री पास करनी है तो अलग अलग कर लो, कंपाउंड एंट्री पास करनी है तो कंपाउंड कर लो। अब ड्राइंग्स में ऐड, प्रीपेड में ऐड, और रेंट एक्सपेंस में से माइनस। 1200 पेड अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर 31 अगस्त 2018। हमारा साल कब तक खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर तक, और है भी ये एनुअल 12 महीनों का। तो कितना एडवांस है, 8 महीनों का एडवांस, और शामिल किसके अंदर है, तो 8 महीनों का निकाल दें, 800 ही बनेगा। तो क्या करेंगे, प्रीपेड में जाकर डेबिट कर देते हैं, और रेंट एंड इंश्योरेंस में से कितनी अमाउंट, 800 प्रीपेड में प्लस, और रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस। जिस मकसद के लिए ये सवाल हमने किया वो ये मकसद है। हाँ जी, पढ़े जरा। टीई मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये क्या चीज गिवन है, ये जो टेबल सा गिवन है, क्या बोलते हैं इसको, एज एनालिसिस। अच्छा, ये लोगों को ऐसे परेशान करने वाली बात है, हालांकि ये नॉर्मल सवाल से ज्यादा आसान होता है।
सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है, इसकी 5% प्रोविजन है, इसकी 10% है, इसकी 20% है, बस कैरी ऑन आ गया, सबको ऐड कर देंगे। 1000 का 5% कितना आएगा? 106 टोटल कितना आ गया कैरी ऑन? कितना? 24। ब्रॉड ऑन देखिए कितना है? 220 था, अब कितना हो गया? 246। कम हुआ ज्यादा? कितने से? तो या तो इसके अंदर ऐड कर दो, या अलग से अगर लिखा हो तो अलग से लिख दो। डेटर में से क्या माइनस होगा? 246। डेटर में से क्या माइनस होगा? 246। और अदर एक्सपेंस में कितना जाएगा? 230 प्लस 26। बात समझ लगी है? उसके बाद लास्ट वन इज, ये डेप्रिसिएशन हमने कैसे लेनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। इजी सवाल था। अच्छा, प्रोविजन वाले बार ये उसने एनालिसिस दिया हुआ है डेटर्स का, ये आपके टोटल डेटर्स है, ऊपर देखे तो इतने ही होंगे, चेक कर लो जाकर ऊपर। आपके 4400 है ना, उसकी अलग अलग प्रोविजन बता दी उसने, हमने भी सबकी अलग अलग प्रोविजन ले ली, और टोटल प्रोविजन कितनी आ गई? ये क्या है? कैरी ऑन। टाइम जैसे जैसे ज्यादा आता है ना, अलाउंस वैसे वैसे ज्यादा होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, छोटा सा सवाल है, इसको अभी खत्म कर देते हैं। इसकी एडजस्टमेंट भी बस 2 है, कल फिर आपको मौजें लग जाएगी, कल हम सिर्फ बाकी कुछ पढ़ लेंगे, ऐसे इसके ऊपर टाइम लगेगा। एडजस्टमेंट ही बस एक है।